लेट्स स्टार्ट। तो आज हम पढ़ेंगे विद्युतदर्शी, है ना। तो विद्युतदर्शी क्या होता है, देखो आप, विद्युतदर्शी आप इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। ये दूसरे नाम से भी फेमस है, स्वर्ण पत्र प्रयोग, स्वर्ण पत्र प्रयोग, गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट, स्वर्ण पत्र प्रयोग, है ना। क्या है, नया वर्ड सामने आया, पहले इस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। विद्युतदर्शी क्या है? विद्युतदर्शी एक ऐसी युक्ति है, युक्ति या उपकरण, है ना, युक्ति या उपकरण है जिसकी सहायता से हम क्या पता करते हैं, आवेश एवं आवेश की प्रकृति का निर्धारण करते हैं, आवेश की प्रकृति का पता लगाते हैं, है ना। प्रकृति का निर्धारण कैसे करते हैं? निर्धारण करना मतलब पता लगाना। जैसे हम जानते हैं कि आवेश हमें दिखाई तो देता नहीं है ना। आवेश जो होता है वो दिखाई देता है क्या? पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कहीं दिखाई देता है आवेश? नहीं दिखाई देता है। पता कैसे लगाएं कि किस वस्तु पे आवेश है और किस वस्तु पे आवेश नहीं है, और अगर है तो कौन सा आवेश है, धनावेश है या ऋणावेश है। तो ये कैसे पता लगाएं? तो पता लगाने के लिए एक उपकरण बनाया गया जिसका नाम क्या रखा गया, बताओ? विद्युतदर्शी। ठीक है, तो आप इसकी संरचना देखें, बनावट देखें, कैसा होता है विद्युतदर्शी। तो इसमें क्या है, हम क्या करते हैं, कांच का जार लेते हैं, एक कांच की बोतल या कांच का जार लेते हैं। ऐसी एक कांच की बोतल ले ली, है ना। आप यहां लिखते जाएं, ये क्या है आपका, कांच का जार। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, यहां पे एक लकड़ी की डाट फंसाते हैं। समझते हो हम, लकड़ी की डाट, लकड़ी का एक ढक्कन आता है जिसको ऐसे दबा देते हैं, शैंपेन की बोतल में आता है ऐसा ही, ध्यान है, लकड़ी का ढक्कन, तो इसको ऐसे दबा देते हैं। तो ये आपकी हो गई लकड़ी की डाट, समझने के लिए डॉट। नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहां क्या होता है, एक धातु की छड़ लेते हैं, चालक छड़। तो धातु की छड़ जो होती है, इस धातु की छड़ को अपन ऐसे फंसाते हैं, यूं आर पार। ठीक है, धातु की छड़ को इस लकड़ी के डॉट में से इस तरीके से फंसाया जाता है। ये ऊपर भी निकली हुई होती है और नीचे भी निकली हुई होती है। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जो धातु की छड़ है, इसके निचले सिरे पर दो सोने की पत्तियां लगाई जाती हैं, गोल्ड लीफ, सोने की पत्तियां। तो ये क्या है आपके पास, सोने की पत्तियां, सोना मतलब गोल्ड, है ना। सोने की पत्तियां, पतली पतली दो पत्तियां लगाई जाती हैं, और ये क्या है आपके पास, धातु की छड़। अब ये जो सोने की पत्तियां हैं, ये इस प्रकार लगाई जाती हैं कि ये यहाँ पे इस बिंदु के सापेक्ष गति करने के लिए स्वतंत्र होती है। मतलब कोई स्क्रू लगा के और इनको फ्री छोड़ दिया जाता है, दोलन गति कर सकती हैं, समझ गया। ऐसे आराम से यूं यूं आप इनको हिला सकते हो इस तरीके से। ठीक है, अब क्या होगा कि इसके ऊपरी सिरे पर एक धातु की चकती रखी जाती है, ऊपरी सिरे पर धातु की चकती, चकती मतलब प्लेट, छोटी एक प्लेट, है ना। तो एक धातु की चकती रख देते हैं। अब ये जो उपकरण बनता है, इस उपकरण को हम क्या कहते हैं, बताओ? विद्युतदर्शी। ये जो उपकरण बना है इसी को हम क्या बोलेंगे, विद्युतदर्शी। ठीक है, अब हम ये जानना चाहते हैं कि आवेश की प्रकृति का निर्धारण किस प्रकार किया जाएगा, आवेश का पता कैसे लगाया जाएगा कि किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं है। तो पहले इस बात का पता लगाएंगे कि किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं। कैसे पता लगाएं, पहले एक एग्जाम्पल से समझो। आप मान लें कि कोई धनावेशित वस्तु यहां रखी, इसके संपर्क में, ऊपर चकती पे, धातु की चकती पे, यहां हम कैसी वस्तु रख देते हैं, बताओ? धनावेशित रख दी। तो जैसे कोई धनावेशित वस्तु यहां रखी जाएगी इस जगह पे, जब धनावेशित वस्तु को हम यहां रखेंगे तो चालन विधि से ये धनावेश इसमें से चलता हुआ, समझ रहे हो आप? क्योंकि देखो ये धातु की वस्तु है, ये धातु की चकती है, धातु की छड़, सब संपर्क में, तो चालन विधि से ये धनावेश चलता हुआ कहाँ तक आएगा, सोना भी चालक होता है, कंडक्टर है, तो ये धनावेश जो है इन सोने की पत्तियों पर पहुंच जाएगा,
बोलो पहुंच जाएगा या नहीं। और अगर सोने की पत्तियों पर धनावेश पहुंच जाएगा दोनों पत्तियों पर, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा बताओ, प्रतिकर्षण। दोनों के बीच में क्या होगा यहाँ पे बताओ, प्रतिकर्षण, क्योंकि समान आवेश है, सजातीय आवेश है, तो दोनों सोने की पत्तियों के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो दोनों पत्तियां सामान्य अवस्था से थोड़ी ज्यादा दूर हो जाएंगी। जो सामान्य अवस्था थी, धनावेश पहुंचते ही प्रतिकर्षण बल के कारण ये सामान्य अवस्था से थोड़ी ज्यादा दूरी पर पहुंच जाएंगी। पहुंच जाएंगी या नहीं, क्लियर है, समझ आया। अगर मान लें कि यहाँ पे कोई, इसको हटा दो धनावेशित वस्तु को, इसकी जगह कोई ऋणावेशित वस्तु रख दी जाए, तो यहाँ पे ऋणावेश चलेगा, धातु के छड़ के सहारे चलते हुए ये ऋणावेश कहाँ पहुंच जाएगा बताओ, सोने की पत्तियों पर। तो अब की बार सोने की पत्तियों पे कैसा आवेश आ जाएगा बताओ, ऋणावेश आ जाएगा। दोनों पत्तियों पर सजातीय आवेश होने के कारण ये दोनों पत्तियां एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिकर्षित। तो फिर से प्रतिकर्षण होगा और सोने की पत्तियां क्या हो जाएंगी, दूर दूर हो जाएंगी। अगर मान लें कि हम यहाँ पे कोई अनावेशित वस्तु रखते हैं, अनावेशित, जिसका कुल आवेश शून्य है, समझ आया। तो अगर अनावेशित वस्तु यहाँ रखेंगे तो इसमें इसका कुल आवेश शून्य है, तो बताओ क्या इस धातु की छड़ के सहारे कोई आवेश जाएगा नीचे, नहीं जाएगा, क्योंकि इस पे आवेश है ही नहीं। आवेश कितना है, शून्य। तो यहाँ कोई आवेश नहीं जाएगा, तो सोने की पत्तियों पे कोई आवेश नहीं आएगा। कोई आवेश नहीं आएगा तो इनके बीच में प्रतिकर्षण नहीं होगा, नहीं होगा तो ये जिस अवस्था में उसी अवस्था में बनी रहेंगी, जिस अवस्था में उसी अवस्था में बनी रहेंगी। अब समझें कैसे हुआ ये उपकरण, कैसे बना। कि आपको चेक करना है कि किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं, तो क्या करें, वस्तु को उठा के धातु की चकती पे रख दो, रख दी। अगर सोने की पत्तियां हैं, उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सोने की पत्तियों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वस्तु कैसी है बताओ, अनावेशित। कैसी है वस्तु बताओ, अनावेशित, सही है। और अगर सोने की पत्तियां जो हैं वो अपनी सामान्य अवस्था से दूर हो जाएं, मतलब उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगे और वो दूर हो जाएं, तो फिर वस्तु पे क्या होगा बताओ, आवेश होगा। कौन सा आवेश होगा ये अभी पता नहीं लगा सकते, अभी तक जितना बताया मैंने उसके हिसाब से। क्यों, क्योंकि धनावेशित वस्तु रखेंगे तो भी दोनों पे धनावेश आएगा, तो भी प्रतिकर्षण बल लगेगा, और ऋणावेशित वस्तु रखेंगे तो भी दोनों पत्तियों पे ऋणावेश आएगा, तब भी प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो कौन सा आवेश आएगा, धनावेश या ऋणावेश, इस बात का अभी हम पता नहीं लगा सकते। लेकिन एक चीज क्लियर हो गई, क्या, कि वस्तु पर आवेश है या नहीं, इस बात का पता लगा सकते हैं। अगर वस्तु पर आवेश नहीं है तो सोने की पत्ती की स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और वस्तु पर आवेश है तो ये सोने की पत्तियां दूर दूर हो जाएंगी। तो हम कैसे पता लगाएंगे, वस्तु उठा के रखी, यहां देखा सोने की पत्ती दूर दूर हो गई, आवेश है, और जिस अवस्था में उसी अवस्था में रही तो आवेश नहीं है। क्लियर हुआ यहां तक, आवेश का पता लगा लिया। अब बात करते हैं अपन कि कौन सा आवेश है, धनावेश है या ऋणावेश, इस बात का कैसे पता लगाएंगे, धनावेश है या ऋणावेश है, कैसे पता लगाएंगे। इसके लिए तरीका क्या होगा सॉरी, कि ये जो सोने की पत्तियां हैं इन पर हम पहले से कुछ आवेश देके रखेंगे, ये वस्तु नहीं रखेंगे अभी। ये जो आपका विद्युतदर्शी है, विद्युतदर्शी में जो सोने की पत्तियां हैं, इनको पहले से कुछ आवेश दे दो, एडवांस में दे दो। एडवांस समझते हो, एडवांस फीस जमा कराते हैं, है ना, ऐसे एडवांस में कुछ आवेश जमा कर दो। यहाँ सोने की पत्तियां जब लगाई तो इनको पहले से कुछ, मान लो धनावेश या ऋणावेश, आपकी इच्छा जैसा देना चाहो, तो मान लो हमने पहले से कुछ धनावेश दे दिया इनको, ये धनावेश पहले से दे रखा है ना। अब आप देखो कि जब इनको धनावेश दे रखा है तो इनकी जो सामान्य अवस्था होगी, मान लो ये सामान्य अवस्था थी जब आवेश नहीं था। अब जैसे ही इनको धनावेश देंगे तो धनावेश देते ही प्रतिकर्षण बल लगेगा, ये क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगे या नहीं। आप समझ पा रहे हो, ये जो मैंने डॉटेड लाइन से आपको बताई है, ये कैसी अवस्था है, सामान्य अवस्था, अभी तक कोई आवेश नहीं है। हमने सोने की पत्तियों को थोड़ा सा आवेश दे दिया अलग से, इसको भी धनावेश दिया, इसको भी धनावेश, तो ये पत्तियां थोड़ी सी क्या हो जाएंगी बताओ, दूर हो जाएंगी या नहीं, प्रतिकर्षण बल के कारण। प्रतिकर्षण बल लगेगा, दूर हो जाएंगी।
अब ये सोने की पत्तियां इस अवस्था में हैं, इस अवस्था में हैं, है या नहीं? ये आवेश हमने अलग से दिया। अब हमें पता करना है कि वस्तु पर धनावेश है या ऋणावेश है। तो हम क्या करें कि वस्तु को यहां संपर्क में लेके आएंगे। अब सोचो, मान लो धनावेशित वस्तु को यहां संपर्क में लेके आए, ले आए, तो चालन विधि द्वारा, पिछली क्लास में पढ़ाई चालन विधि, चालन विधि द्वारा ये धनावेश इस धातु के छड़ के सहारे कहां पहुंचेगा? सोने की पत्तियों पे। तो सोने की पत्तियों पे धनावेश की मात्रा बढ़ जाएगी, पहले से कुछ था और ऊपर से और धनावेश आ गया, तो दोनों पत्तियों पे धनावेश की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बोलो बढ़ जाएगी या नहीं? और सोने की पत्तियों पे यदि धनावेश की मात्रा बढ़ गई तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल भी क्या लगेगा बताओ? ज्यादा। धनावेश की मात्रा बढ़ी, आवेश बढ़ा तो प्रतिकर्षण बल ज्यादा लगेगा, तो ये पहले से भी ज्यादा दूर हो जाएंगी, मतलब और प्रतिकर्षण बल लगेगा और दूर हो जाएंगी। समझ पा रहे हो? ये पहले यहां थी और दूर हो जाएंगी। कौन सी वस्तु रखेंगे? धनावेशित। तब और मान लो यार ऋणावेशित वस्तु रख दी धातु के चकती के संपर्क में, तो ऊपर से ऋणावेश आएगा, धातु के छड़ के सारे ऋणावेश आएगा। अब ये ऋणावेश जो होगा ये सोने की पत्तियों पे जाएगा, तो ये ऋणावेश धनावेश के प्रभाव को कम करेगा, क्योंकि वहां पहले से धनावेश है और ऊपर से क्या आ रहा है बताओ? ऋणावेश। तो ऋणावेश और धनावेश मिलके कैंसिल हो जाएंगे, ऐसा समझ सकते हो आप? बोलो। या ऐसा कह सकते हैं कि जब ऋणावेश आएगा तो ये धनावेश के प्रभाव को क्या कर देगा? कम। तो धनावेश का प्रभाव कम हो जाएगा, तो ये सोने की पत्तियां जो हैं वो कैसे आ जाएंगी बताओ? पास में आ जाएंगी। धनावेश का प्रभाव कम हो गया तो ये पास में आ जाएंगी, मतलब क्या होगा? आकर्षण। तो आवेश की प्रकृति का पता कैसे लगाया, समझे आप? फिर से सुनो कि दोनों सोने की पत्तियों को पहले से कुछ आवेश देके रखो, चाहे धनावेश या ऋणावेश, पहले से कुछ आवेश देके रखो। माना हमने पहले से कुछ धनावेश दे दिया, अब यदि कोई धनावेशित वस्तु इसके संपर्क में रख देंगे तो यहाँ धनावेश की मात्रा बढ़ेगी, तो ये पत्तियां और दूर हो जाएंगी, तो हम कह देंगे ऊपर कौन सी वस्तु है? धनावेश। ऊपर कैसा आवेश है? धनावेश। और अगर ऋणावेशित वस्तु रखेंगे तो यहाँ धनावेश का प्रभाव कम हो जाएगा, ऋणावेश आएगा ऊपर से, धनावेश के प्रभाव को कम कर देगा, तो ये पत्तियां पास पास आ जाएंगी, तो हम क्या कह देंगे? ऊपर कौन सा आवेश है? ऋणावेश। समझ आया? इस प्रकार हम आवेश की प्रकृति का निर्धारण करते हैं। हालांकि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, एक या दो एक एक नंबर के बनते हैं। पहला तो क्या कि बताओ आवेश या आवेश की प्रकृति का निर्धारण करने के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है? विद्युतदर्शी। या कौन सा प्रयोग किया जाता है? स्वर्णपत्र प्रयोग। या आपसे ये पूछा जा सकता है कि विद्युतदर्शी क्या है, तो हम क्या कहेंगे? यह एक ऐसी युक्ति या उपकरण है जो आवेश की प्रकृति का निर्धारण करता है। समझ आया? तो ये है आपके पास विद्युतदर्शी। क्लियर होता है? इससे आप आवेश की प्रकृति का निर्धारण कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक आपके पास आता है वो है कूलाम का नियम। क्या आता है बताओ? कूलाम का नियम। तो अब हम मैथमेटिकल पोर्शन में प्रवेश करने जा रहे हैं। नियम, अभी तक ये चैप्टर का बेसिक था, हमने आवेश के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। क्या कहता है कूलाम का नियम? कूलाम का नियम समझना है तो देखो, हमने दो आवेश लिए, एक आवेश ये, एक आवेश ये, दोनों को अलग अलग नाम दिया। एक को नाम दे दिया Q1 और दूसरे को नाम क्या दे दिया बताओ? Q2 दे दिया। एक को नाम दिया Q1, दूसरे को नाम दिया Q2। दोनों को अल्प दूरी पे रखा R, इनके बीच की दूरी कितनी है? R। अब आपको ध्यान रखना है हम कौन सी यूनिट पढ़ रहे हैं? स्थिर वैद्युतिकी। फर्स्ट लेक्चर में बताया था मैंने, स्थिर वैद्युतिकी पहली क्लास में बताया था, और मैंने बताया था कि इसमें कैसे आवेशों का अध्ययन किया जाता है? स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे दोनों आवेश कैसे होने चाहिए? स्थिर। कैसे होने चाहिए? स्थिर। और दूसरी बात, छोटे आकार के होने चाहिए, हल्के होने चाहिए, बिंदु आकार के होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आवेश छोटे होंगे तो एक आवेश जब दूसरे आवेश को प्रतिकर्षित करेगा तो बल का अनुभव हो जाएगा, धक्का मारेगा तो वो हल्का है तो आगे निकल जाएगा।
और मान लो आपने भारी भरकम आवेश ले लिए, बड़े बड़े बक्से के बराबर 2 आवेश ले लिए। अब पहला आवेश दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहा है, अब वो तो क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लग रहा है तो वो हिल ही नहीं पा रहा है। समझ रहे हो? जैसे एक छोटा बच्चा एक मोटे आदमी को धक्का मार रहा है तो क्या महसूस हो सकता है कि बल लगा रहा है ना? तो स्टडी अच्छे से करने के लिए हम क्या मान के चलेंगे, हालांकि बल तो लगा रहा है वो, लेकिन वो हमें ऑब्जर्व हो, हमें दिखाई दे, तो इसके लिए हम क्या मान के चलेंगे कि 2 आवेश लिए, दोनों कैसे हैं, स्थिर हैं और छोटे छोटे मतलब बिंदु आकार के हैं, और दोनों को कितनी दूरी पर रखा गया, अल्प दूरी पर, अल्प दूरी पर रखा गया, कम दूरी पर। क्यों रखें कम दूरी पर? अरे आप सोचो कि एक आवेश जयपुर रख दिया, एक दिल्ली रख दिया, तो क्या आकर्षण और प्रतिकर्षण होगा उनके बीच? नहीं होगा। एक चुंबक तो अपन के घर रख दी और लोहे का टुकड़ा दिल्ली रख दिया और बोले चुंबक आकर्षित नहीं कर रही, हो सकता है? नहीं। कब करेगी? जब उनके बीच की दूरी क्या हो, अल्प। तो ये विशेष चीजें जो आपको ध्यान रखनी है कूलाम के नियम में। कूलाम का नियम कब लागू होगा? जब दोनों आवेश कैसे हो, स्थिर हो, बिंदु आकार के हो, और उनके बीच की दूरी कैसी हो बताओ, अल्प हो, कम हो, उनके बीच की दूरी क्या हो, कम, तब कूलाम का नियम लागू होगा। अब क्या होगा कि अगर ये आवेश रखें तो ये एक दूसरे पर विद्युत बल लगाएंगे। अगर दोनों सजातीय आवेश है, सजातीय समझते हो, प्लस प्लस या माइनस माइनस है, तो कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। और अगर ये विजातीय आवेश है, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो कैसा बल लगेगा बताओ, आकर्षण बल लगेगा या नहीं? तो जो भी बल लगेगा हम नाम देंगे विद्युत बल। विद्युत बल 2 प्रकार का होता है, प्रतिकर्षण और आकर्षण। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा, उस बल के बारे में न्यूटन ने बताया कि ये जो विद्युत बल होता है ये समानुपाती होता है। किसके? दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के। दोनों आवेश लिए Q1 और Q2, और दोनों का क्या लेना है, परिमाण, और इनका क्या करना है, गुणनफल, इसके समानुपाती होता है। परिमाण का मतलब केवल मात्रा लेनी है, चिन्ह नहीं लेना है। धनावेश है तो भी प्लस का ही रखना है चिन्ह, और ऋणावेश है तो भी चिन्ह किसका रखना है, प्लस का, क्योंकि अपन को चिन्ह नहीं लेना है आवेश का। मैंने क्या बोला, परिमाण, केवल परिमाण लेना है, तो आवेश का चिन्ह नहीं लेंगे, परिमाण लेंगे। ठीक है, तो आप ये मोड लगाओ तो ठीक, ना लगाओ तो भी ठीक। ऐसे भी लिख सकते हो आप कि दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और इनके बीच की दूरी जो है r, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ पाया? तो ये जो इनके बीच में जो विद्युत बल लगता है वो दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सही है? अब देखो आप ध्यान से, जब आप समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं और बराबर का चिन्ह यहाँ लगाते हैं तो एक नियतांक आता है। नियतांक कौन सा होता है, K। तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये आपके पास विद्युत बल का फॉर्मूला बनता है। K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बन गया विद्युत बल का फॉर्मूला। क्लियर है? ठीक है, यहां देखो ये जो K आया, K क्या है, K एक नियतांक है। K क्या है बताओ, एक नियतांक है, समानुपाती नियतांक है, और K का मान कितना होता है, 9 गुणा 10 की घात 9। K का मान कितना होता है, 9 गुणा 10 की घात 9। बात करें इसकी यूनिट, इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक की बात करें तो मात्रक कैसे निकालेंगे, यहां से पता करो। कैसे? देखो, बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन। K का मात्रक हमें पता करना है। आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम। फिर आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम, और बटे में दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर। सही है? ये गुणा में आ जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसको भाग में ले आएंगे तो बटे में कूलाम स्क्वायर। कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर भाग में आ जाएगा। तो K का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो इसका मात्रक भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। बोलो बनाए नहीं? तो आपको ध्यान रखना है K एक नियतांक है और K का मान इतना होता है। सही है? कोई डाउट इसमें? समझ आया यहां तक?